हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में आज हमने बात करनी है सिंध खुसूसन कराची की आवाम की, जिनके बहुत से मसाइल के हल के लिए और जो रुके हुए मंसूबे हैं उनके हल के लिए विफाक और सिंध के दरमियान एक राब्ता कमेटी पर इत्तफाक हुआ है। तो सवाल यहाँ पे यही बनता है, क्या जो मसले मसाइल हैं दोनों हुकूमतों के दरमियान, जो बैड ब्लड है दोनों हुकूमतों के दरमियान, इसको बालाए ताक रख कर आवाम की बेहतरी के लिए कुछ हो पाएगा, ये अपने एनालिस्ट से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे NRO की। तो जनाब, वजीर आजम और हुकूमती वज़रा की जानिब से हम बहुत बार सुना है हमने कि अपोजिशन ने NRO मांगा या अपोजिशन को NRO नहीं देंगे, ये इल्ज़ाम लगता रहा है। लेकिन गुज़श्ता शब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर ने कहा, बल्कि विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने कहा कि अपोजिशन NRO मांगती है। अब इसमें साथ उनकी बैठी हुई थी मरीम औरंगजेब साहिबा भी। तो उन्होंने पूछा शिबली फराज साहब से कि जी आप कह रहे हैं कि NRO मांगते हैं, तो नाम बता दें, बताएं किसने NRO मांगा। चैलेंज किया बल्कि मरीम औरंगजेब साहिबा ने कि शिबली फराज साहब बताएं, नाम बताएं कि किसने NRO मांगा। उस पर विफाकी वजीर ने क्या कहा, सुनिए पहले वो। आप इनकी तारीख देख लें, इनकी लीडरशिप की। जब भी ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं ये मुल्क से भाग जाते हैं, ये मुल्क में रहते नहीं है। बिकॉज पाकिस्तान में रहकर ये इक़्तिदार के बगैर बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि मछली पानी के आप बाहर। इमरान खान से NRO किसने मांगा? इमरान से मैं आपको बताता हूँ, दोनों सियासी जमातों ने, जितनी भी। किसने? देखें, आप तो जो बिल लेके आए हैं ना, नहीं सर, किसने मैं तो मांगा है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये तो नहीं होता कि कोई एक बंदा मांगता है। आपके जो आप लोगों जो है ना, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। किसने डिमांड किया? जिस तरह आपकी पार्टी ने डिमांड किया। किसने? आपकी पार्टी ने, जो आपके मेंबरान हैं, आपके मेंबरान हैं। मैं आपको चैलेंज कर रही हूं। मैं आपको लिख के लेके देता हूँ। नहीं, मैं उस मीटिंग में शामिल हूँ जी। आप थी नहीं उसमें। आप लिखे नहीं, आप बोल दें। नहीं, मैं आपको देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये तो मीटिंग में है नहीं, पता नहीं इनकी पार्टी का मसला है। ये आपकी इग्नोरेंस का मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ ना। बात नहीं है, मुझे सब पता है। जिस मीटिंग में आप लोग भी बैठते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें किसने डिमांड किया है NRO। देखिए, चैलेंज देम। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कल सुबह में ये पूरा बिल भेज दूंगा। तो आपने मुलाहिजा किया, वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने मरीम औरंगजेब साहिबा का चैलेंज कबूल किया और NRO मांगने वाले का नाम बताने का वादा किया। लेकिन अब तो तकरीबन दिन गुजर ही चुका है, अभी तक ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना शिबली फराज साहब की जानिब से कोई नाम सामने आया या कोई बयान सामने आया। तो हमने सवाल इसके ऊपर इस तरह से तरतीब दिया है कि क्या विफाकी वजीर अपने वादे के मुताबिक NRO लेने वाले का नाम बताएंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और मजहर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। अब अगर विफाकी वज़रा को पता है कि किसने मांगा, क्या हुआ, तो फिर क्यों नहीं बताते? किस बात की पर्दादारी है? देखिए मैडम शेख, सवाल है कि क्या नाम बताएंगे शिबली फराज साहब। तो जब मरियम औरंगजेब साहिबा ने शिबली फराज साहब को NRO लेने वाले का नाम बताने का चैलेंज कर दिया है, और जब शिबली फराज साहब ने चैलेंज कबूल करते हुए कहा है कि आज सारी तफसीलात बताऊंगा, मतलब जब एक तरफ हम मुस्तकिल मिजाज मरियम औरंगजेब साहिबा, दूसरी तरफ अहमद फराज साहब के बेटे और मुंह पर बात कहने वाले पठान शिबली फराज साहब, बल्कि ये भी छोड़ें, जैसे एक तरफ मुस्लिम लीग नून और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, तो बताना चाहिए शिबली फराज साहब को, बिल्कुल बताना चाहिए। देखिए, शेख रशीद साहब भी फरमा चुके कि NRO डील ढील का कह चुके, मुराद सईद फरमा चुके, 90% तहरीक इंसाफ ऑफ द रिकॉर्ड कहती है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, और ऑफ द रिकॉर्ड जो लीगियों की अपनी गुफ्तगू है वो भी बड़ी अजीब सी होती है, वो भी डील ढील और NRO तो नहीं, डील ढील के दरमियान में होती है। फिर ये नवाज शरीफ साहब लंदन में क्यों खामोश, मरियम नवाज यहाँ क्यों खामोश, शहबाज शरीफ कैसे इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म और काबीना भी फाइनल, ये दो बयानिया नुमा चीज़ें, क्या गुड कॉप किस किस से मिलते हैं, और नवाज शरीफ साहब ने क्यों चंद दिन पहले कहा कि मुझे पता है कि मेरे लोग किन किन लोगों से मिलते हैं। अच्छा, फिर चंद मनाजर हैं मैडम शेख। पहला मंजर है वोट को इज्जत दो अरूज पर, इनकलाब मज़ाहमत ज़ोरों पर, सिविलियन बालादस्ती के ख्वाब धड़ाधड़ देखे जा रहे थे, रैलियाँ, जलसे, जलूस। दूसरा मंजर है मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब लंदन से मुल्क व कौम की तारीख बदलने के लिए, गिरफ्तारियां देने के लिए आते हैं। तीसरा मंजर है मियाँ साहब इस धरती के सपूत हैं, यहीं जिएंगे मरेंगे।
चौथा मंजर है मियाँ साहब बीमार मगर कहीं नहीं जाना यहीं रहना। पांचवा मंजर है मियाँ साहब मरियम नवाज़ कैप्टन सफदर ज़मानतें, मियाँ साहब तिब्बी ज़मानत 8 हफ्ते की या 6 और मियाँ साहब तशवीश। फिर छठा मंजर है मियाँ साहब तशवीशनाक हद तक बीमार, 17 साल से चूँकि इलाज यह नहीं करवाया लिहाजा लंदन जाना है। छठा मंजर है जो कह रहे थे कि मियाँ साहब इस धरती के सपूत हैं यहीं रहना है, उन्होंने ही कहा कि मियाँ साहब को जाने दो आज, बल्कि अभी जाने दो, कुछ हो गया कत्ल का मुकदमा इमरान खान पर, हुकूमत अदालत रिलीफ, मियाँ साहब लंदन मरियम नवाज रायविंड। सातवां मंजर और सातवां या आठवां मंजर जो भी कर लें, वोट को इज्जत दो सुमन बुकमुन, इनकलाब मज़ाहमत सुमन बुकमुन, सिविलियन बालादस्ती सुमन बुकमुन, मियाँ साहब मरियम नवाज सुमन बुकमुन। और इस पहले और सातवें आठवें मंजर में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है और बहुत सारी फिल इन द ब्लैंक्स है। ये शिबली फराज साहब ने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, लेकिन बकौल शिबली फराज साहब अगर एनआरओ हो चुका, तफसीलात भी हैं, बता भी देंगे, तो फिर मेरे कायदे इनकलाब महबूब वज़ीर आज़म क्या करेंगे जो रोज़ कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ठीक है न्यासी साहब, वज़ीर आज़म मुज़रा बड़ी बार कह चुके हैं, इल्ज़ाम लगा चुके हैं एनआरओ मांगने का, तो अगर वो नाम बता देते हैं तो बल्कि उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी इससे। भट्टी साहब ने जितनी बातें कही हैं मेरा ख्याल है मैं सबको एंडोर्स करता हूँ, थोड़ी सी एक्सेप्शन के साथ कि मियाँ साहब और मरियम को शायद वो जो है ना मिसरीड या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो सियासतदानों को कभी भी आप जो है जो मदर साहब जो हैं वो मुस्कुरा भी रहे हैं और बेहतर जवाब भी देंगे, कभी आप एस्टिमेट हतमी ना किया करें। बाकी बिल्कुल मैं इनके साथ हूँ और अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के हमारी जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं वतन अजीज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ही पेज पे हैं। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ वो एक ही पेज पे हैं। लेकिन पेज की मार भी एक अजीब है कि पेज जो है वो अंग्रेजी का एक इडियम है जिसको मेरा ख्याल है बेहतर एक्सप्लेन करेंगी रीमा, कि वो हमारे से सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, कि वो कहते हैं ना कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। तो पेज जो है वो रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स है। तो उसका तयन नहीं हुआ है कि आया वो अल्टीमेटली जो है खरगोश का साथ देगा या हाउंड्स का साथ देगा। बाकी शिबली भाईजान दामे दुर्बे सुख ने अगर अल्लाह ने आपको एक मकाम दे ही दिया है तो उसकी हिफाजत करें, खर्च ना हो जाए। ये एक बड़े फ्रेजाइल किस्म के मकामात हैं, इसके अंदर बिल्कुल जो अपनी ज़ात का जो है ना हिफ्ज़ मरातब का तयन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़ात का सही एस्टीमेट लगाना ज़रूरी है। ये एनआरओ बड़ी खूबसूरत लफ्ज़ है, बहुत अरसे से फेमस है पाकिस्तान में, बिल्कुल हमारी मौसीकी घोलता है। मैं तो इस लफ्ज़ को सुनता हूँ तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सत्यानाश होने के लिए कोई अगेन कोई जैसे भट्टी साहब ने कहा है कि एक नई बुनती हो रही है। लेकिन ये इमरान खान साहब जिन्होंने आपको ये लीड दी हुई है, ये क्यों दी हुई है कि एनआरओ नहीं दूंगा, और फिर आप तरह मिसरा में और वो हम नवाओं में मिलके अपना ड्यूटी देते हैं और रात को रागनियां लौटते हैं एनआरओ नहीं देंगे। तो आप मत भूलें कि इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा तो वो नवाज शरीफ को नहीं कह रहे, वो पेज को कह रहे हैं कि जब मैं जो एक पेज पे हूं, जब मैं जो यहां मौजूद हूं, तो किसी और को इस पेज पे लेने की क्या जरूरत है। मेहमान डे मुझे कभी नहीं भूलता। इमरान खान साहब हस्बे मामूल कभी उन्होंने लिहाज नहीं किया कि चीफ जस्टिस बैठे हैं, दारों के सरबराह बैठे हैं तो वो सियासतदानों के बारे में बात ना करे। मैं समझता हूँ कि मैंने आज तक नवाज शरीफ को या बेनजीर को ऐसे फॉर्मल फंक्शन में अपोजिशन को रगेदते नहीं देखा किसी जगह पे। हो सकता है कि मुझे भुट्टो साहब का याद नहीं है, मर्द साहब गाइड करेंगे। मैंने कभी भी नहीं देखा कि जिस फंक्शन का बिक्की पावर प्लांट के इफ्तिताह हो रहा है तो आप मैंने कभी मैं कईयों में दिखी हूँ, बेनजीर के फंक्शन में गया हूँ कि वहाँ आपने रखे दो। हमारे वो क्या है वो डैम ऑब्सेस चीफ जस्टिस जो थे साकिब निसार साहब वो बैठे थे। नहीं साहब तो फिर मैं एक बात बड़ी बात प्लीज मुझे बात मुकम्मल करने दें। आई एम डन। मैं एक बार 2 फिक्रे कहूंगा। वहां पे इन्होंने क्या कहा, उन्होंने 2 बातें की इमरान खान साहब ने, बड़ी नोट तलब है। मैं आपके प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम में ये 10 से वो दोहरा चुका हूं और नशर हो चुकी है यहाँ से।
उन्होंने कहा कि एनआरओ नहीं दूंगा चाहे इक्तदार से हाथ धोना पड़े। क्या वो नवाज शरीफ को कह रहे थे? वो कह रहे थे एनआरओ दिया तो पाकिस्तान से गद्दारी होगी। क्या वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे थे? और नवाज शरीफ साहब उनके यहां पे पिस्तौल रख के खड़े थे कि एनआरओ दूंगा। बीबी बात यह है कि खे वो कहता है बिचू गल इको ये कि गल के खेड़ गए मुख। आप इस एनआरओ के ऊपर बिल्कुल हमें भी पता है, हमारे अंदर दानिश्वरों में भी एक हलचल मची है, हम भी तय नहीं कर पा रहे कि ये ऊंट किस करोड़ बैठने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे वाइब्स आ रही हैं, ऐसे ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं कि तजिया करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब वो कहता है कि मैं बुजदार को वसीम अकरम प्लस है, तो मेरा ख्याल है कि भट्टी साहब, मजहर साहब, महमल या रीमा शायद एक और इंटरप्रिटेशन करे। मेरी हमेशा से इंटरप्रिटेशन है कि ये मैं किसी को मैसेज दे रहे हैं। जब वो कहते हैं बुजदार पक्का है तो वो किसी को मैसेज दे रहे हैं। और ये जितनी बातें करते हैं इमरान खान साहब को, मुझे चूंकि बेनिफिट हासिल है, आपने जब डिस्कस किया है तो आपने एक कजन को तो फिर डिस्कशन किया है, उन्होंने हल्का फुल्का मेरा नाम भी लिया था, लेकिन वो मेरा नाम लिया था गिल्ट की वजह से, वो डिफेंस से होकर लिया था, जहां वो जहांगीर तीन को क्योंकि वहां से निकलना चाहते थे तो वो अपने आप को बता रहे थे कि ये मेरा तो एजाज है। एनीवे, तो क्या है, क्योंकि उनको ये बात है कि वो क्यों कहते हैं वो किसी जगह ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो शिबली से फराज साहब, शिबली फराज साहब, आप लोगों को तो वो अक्ल तो इस्तेमाल कर लें जो भट्टी साहब के पास है। मतलब आप लोग तो बड़े मकाम पे बैठे, हम लोग तो हमारे पास तो रिसोर्सेज भी नहीं है। आप क्यों नहीं समझते कि आपकी मकाम की ऊंची बातें जो आपके लीडर कर रहा है और वो अकेले में करते होगा, मुझे ये बेनिफिट है उसको जानने का। और मैं हकीकत बता दूं कि वो जब कहता है कि बुजदार के बारे में कि मतलब है, इमरान खान अच्छी तरह जानता है कि बुजदार नालायक है। अगर वो नवाज शरीफ साहब की बात की ना, तो ये मैं महमल की तरफ लेके जाना चाहती हूं पॉइंट। बिल्कुल न्याय साहब, महमल न्याय साहब अभी हवाला दे रहे थे नवाज शरीफ साहब का, तो नवाज शरीफ साहब की गुज़श्ता रोज़ एक तस्वीर लंदन की वायरल हुई और उसके नीचे भी हमने इसी तरह से देखा कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया, वज़रा ने भी कहा जी एनआरओ, कुछ ने तो यहाँ तक कहा जी बाहर जाने देना बड़ी गलती थी। तो क्यों नहीं, अगर ऐसा है तो सामने आए ना, बताएं नाम, किसने एनआरओ मांगा, किसको दिया एनआरओ या नहीं दिया। जी बिल्कुल, आपकी लीना बात ठीक है। ये तो जाहिर बात है, अगर शिबली साहब ने कहा है कि वो इसका एविडेंस देंगे तो फिर उनके पास शायद कुछ हो और वो इस पर वो हम वेट करते हैं, देखते हैं वो क्या एविडेंस आते हैं। बात है कि देखिए अलीना, 2 साल गुजर चुके हैं, 2 साल हमने यही सुना है, एनआरओ नहीं देंगे, डील नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे। तो ये तो एक इस चीज के लिए तो हुकूमत नहीं इलेक्ट होकर आती ना, हुकूमत तो इलेक्ट होकर आती है अवामी मसाइल को हल करने के लिए। अवाम के जो इस वक्त मसाइल है, आप देखिए अभी रिसेंटली 2 सर्वेज भी आए हैं, एक पल्स का आया और एक मेरे ख्याल में गैलप का है। उसके अंदर देखिए अवाम के मसाइल अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके दूसरे मसाइल है, दीगर मसाइल है, तो उनके जी बिल्कुल, तो उनके ऊपर बात करनी चाहिए इस वक्त हुकूमत को। वो अपनी ठीक है, उन्होंने अपनी 2 साल कारकर्दगी में की भी है, काफी ज्यादा इश्यूज हाईलाइट भी किए हैं, लेकिन असल चीजें तो अवाम के मसाइल हैं। मतलब एनआरओ किसी को देना या ना देना, अगर हो भी रहा है नहीं हो रहा हमें नहीं पता, अगर कोई बैकडोर इस तरह की कोई चीज चल रही है तो बिल्कुल वो सामने लेकर आए, बताएं कि ऑपोजिशन ने क्या क्या मांगा था, कोई अगर डील एनआरओ कुछ भी मांगा था तो जरूर अवाम के सामने लाएं, ये हकाइक अवाम को पता होने चाहिए अगर कोई बिहाइंड द सीन्स कोई ऐसी चीज कर भी रहा है तो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर दूसरी चीज ये होती है कि जब इनके अपने ऊपर, अगर इनके अपने हुकूमती वुज़रा के ऊपर या किसी के ऊपर केसेस होते हैं तो उसमें फिर ये लोग उसको नैब को भी तब ये जो है नैब के ऊपर तनकीद करते हैं, तो वही तनकीद जब ऑपोजिशन करती है तो फिर ये कहते हैं कि ये एनआरओ मांग रहे। तो मतलब एक नैब का या एहतसाबी अमल का तो एक कोई प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर प्रॉब्लमैटिक है, तो सारे ही अगर हुकूमती वुज़रा भी अगर उसके ऊपर तनकीद करते हैं तो कोई वजह तो है। तो मेरे ख्याल में ये एक एहतसाबी अमल जो है मैं उसके ऊपर भी क्लैरिफाई करते हैं साथ साथ कि क्या वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर आपके साथ होता है तो फिर ठीक होता है, फिर गलत है, या अगर ऑपोजिशन के साथ होता है तो ठीक होता है, तो वो भी जरा बता दें। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एक्चुअली लोग मैटर करते हैं, अवाम के मसाइल मैटर करते हैं, हमें उसी पर बात करनी चाहिए। कोई एनआरओ ले ना ले, ये सब कुछ हमें आकर बता दें, अगर फिर ताकि अवाम जो है वो डिसाइड भी कर ले कि पीछे क्या हो रहा है, क्या ये वाकई इस तरह की कोई गठजोड़ है, क्या चीज हो रही है, हमें पता तो चले। अवाम की क्लैरिटी के लिए उसको बताना चाहिए। महमल सरफराज का पॉइंट ऑफ व्यू, मज़हर अब्बास साहब आपको क्या लगता है? क्योंकि जब शिबली फराज साहब ये कह रहे थे तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा आप बताएं, उनने कहा आपको तो पता ही नहीं है कुछ, आप तो उन मीटिंग्स में थी नहीं, तो ये क्या चल रहा है, नाम क्यों नहीं बता रहे फिर अगर ऐसा कुछ है तो? नहीं, मेरा ख्याल है बताएं, नाम भी बताएं, तफसील भी बताएं, किधर इजलास हुआ था, कौन कौन शरीक हुआ था,
1-on-1 मीटिंग थी या 1+3 मीटिंग थी, ये सारी तफसील बताएंगे तो पता चलेगा। देखिए एनआरओ है क्या, हम किसको कहते हैं एनआरओ? एक नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस हुआ और उसमें क्या हुआ, असल हकायक शायद अब भी बहुत से लोगों को नहीं पता। देखिए जब जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान, और उसमें जाहिर है अमेरिका भी इन्वॉल्व था, बेनज़ीर भुट्टो से कहा गया कि आप मुशर्रफ के साथ जो है एक पॉलिटिकल जो है अंडरस्टैंडिंग बनाएं। बेनज़ीर ने उसके लिए कहा कि आप पहले मुझ पर कायम होने वाले मुकदमात को ख़त्म करें। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है हमारे दरमियान एक लंबी कोऑर्डिनेशन का। उसके तहत ज़ाहिर है एक ऑर्डिनेंस बनाया गया, उसमें एमक्यूएम वालों को भी फ़ायदा हुआ, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग नून के मुकदमात शामिल नहीं थे, जो नवाज़ शरीफ वगैरह। और उस पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी उनकी तो ऑलरेडी डील हो गई है 10 साल 2000 में, और वो 10 साल तक बाहर रहेंगे। फिर एक और चीज़ तय हुई, और ये तय हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो इनिशियली प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगी, बल्कि मखदूम अमीन फ़हीम होंगे। और उसके बाद जब, क्योंकि वो जो थर्ड टर्म वाला मसला था वो फंसा हुआ था, और अगर आपको याद हो कि जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और आसिफ ज़रदारी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने मखदूम अमीन फ़हीम का नाम लिया कि हमारे आइंदा वज़ीर आज़म ये होंगे, और फिर विद इन मिनट्स जो है उसको कहा कि नहीं वो पार्टी डिसाइड करेगी। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी। उसमें मुशर्रफ साहब ने उनके खिलाफ मुकदमात को ख़त्म किया, एमक्यूएम पे बेशुमार मुकदमात थे वो ख़त्म हुए, और उसके बदले ये तय हुआ कि जी ये बेनज़ीर भुट्टो इनिशियली वापस नहीं आएंगे, मखदूम अमीन फ़हीम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन जब नवाज शरीफ इस डील को, इस एनआरओ को सऊदीज़ ने जो है एक तरीके से रिजेक्ट किया, और उनके जवाब में उन्होंने मुशर्रफ को मैसेज दिया कि अब हम मियाँ साहब को भी वापस भेज रहे हैं, और नवाज शरीफ वापस आए। नवाज शरीफ नाराज़ थे बेनज़ीर से, बेनज़ीर ने उनको समझाया कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। तो वो मियाँ साहब जो है वो उस बात को समझा, और इसी वजह से वो उस वक्त एक ARD गालिबन अलायंस का नाम था जिसमें काजी हुसैन अहमद और नवाज शरीफ शामिल थे, इमरान खान शामिल थे। तो उसमें फिर ये तय हुआ था कि जी हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ उससे निकल गए। और तो उसके बाद जब ये हुआ तो बेनज़ीर ये समझी कि जी कहीं और डील हो गई है, और मुशर्रफ, सऊदीज़ और मियाँ साहब में डील हो गई है। तो उन्होंने उस एनआरओ को ख़त्म करके वापस आने का ऐलान कर दिया कि मैं वापस आ रही हूँ कम वोट में। ये बुनियादी। तो अब यहाँ जब बातें हो रही हैं कि जी क्या इमरान खान से एनआरओ मांगा गया था, अगर मांगा गया था तो किस टर्म्स में मांगा गया था, क्या चीज़ें हुई थी, हम जो चीज़ें देख रहे हैं उसमें बहुत से सवालात हैं कि आखिर किसने इजाज़त दी मियाँ साहब को वापस जाने की? क्या वफाकी काबीना ने उन पर का नाम ECL से निकाला? मियाँ साहब वापस चले, लंदन चले गए, लंदन में वो मुसलसल हैं, खामोश हैं। क्या ये एनआरओ अगर मांगा गया तो एनआरओ दिया नहीं गया? क्या मरियम नवाज़ की खामोशी भी एनआरओ का हिस्सा थी? क्या नवाज शरीफ की खामोशी भी एनआरओ का हिस्सा थी? तो एनआरओ अगर मांगा गया है तो लगता तो ये कि अगर मांगा गया है तो फिर दिया भी गया है। अब शिबली फराज साहब इन सारी चीज़ों को क्लियर करें कि जी मांगा गया लेकिन नहीं हुआ, तब बात आगे बढ़ेगी, वरना नाम लेना तो वैसे भी आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, रीमा उमर साहबा। मुझे बहुत हैरत होती है जब हुकूमत जो है वो बार बार एनआरओ का जिक्र करती है, उसके बारे में बात करती है, क्योंकि इसका हवाला देना हुकूमत को डिलेजिटिमाइज करता है, कानून की बालादस्ती को डिलेजिटिमाइज करता है, सवाल उठाता है हमारे कोर्ट्स पे, नैब पे और जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं उन पे। तो मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत क्या अचीव करना चाहती है बार बार एनआरओ लेने देने की बात करके। दूसरी बात, मज़हर साहब ने जैसे कहा कि आपको तफसील में फिर जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि किसने एनआरओ मांगा, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या थी। क्योंकि जो एनआरओ मांग रहा होता है, इमरान खान साहब ने फेमसली एक इंटरव्यू में कहा था कि एक कैदी क्या डील करेगा, एक कैदी के पास क्या वो पावर है, क्या दे सकता है जो वो डील करेगा। डील तो जो आपको देगा वो क्या चाहता है आपसे। जो पूरा तफसील से मज़हर साहब ने बताया कि नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस कैसे आई थी, उसके अंदर बुनियादी बात क्या है
कि मुशर्रफ साहब को उस वक्त जरूरत थी पीपल्स पार्टी की अपने एक लिबरल अलायंस के लिए, अपने री इलेक्शन के लिए। तो अब जो एनआरओ देंगे उन्हें क्या जरूरत है, उनको ऑपोजिशन पार्टी से क्या चाहिए, ये सब सवालात मेरे लिए ज्यादा अहम हैं। तो शिबली फराज साहब बता दें कि किसने एनआरओ मांगा, वो आधी कहानी है। ज्यादा जो उसका जरूरी पहलू है वो ये सब है कि देना किसने है और उसकी कंडीशंस क्या थी। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जनाब, सिंध, अर्बन सिंध और खुसूसन कराची शहर की बात करेंगे, जिसकी मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए और मंसूबों में हायल रुकावटें दूर करने के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान छह रुकनी राब्ता कमेटी पर इतफाक हो गया है। ये कमेटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पीने के साफ पानी, तजावुजात और मुख्तलिफ तामीराती और ट्रांसपोर्ट के जो मंसूबे हैं उनमें बेहतरी के लिए काम करेगी। लेकिन ये भी देखा गया दूसरी जानिब कि एक जानिब तो मुआहिदा हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध को तकसीम करने की तजवीज़ पर एहतजाज किया गया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध के खिलाफ साजिशें ना रुकी तो एहतजाज का दायरा वो और बढ़ाएंगे। तो हमने सवाल इस पर यूं तरतीब दिया अपने एनालिस्ट के लिए कि क्या कमेटी बनने के बाद अब मसाइल हल होंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। मज़हर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। तो एक जानिब तो इत्तफाक हुआ है, एक राब्ता कमेटी कायम हुई है, दूसरी जानिब एहतजाज भी हो रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो ये क्या चल रहा है सब कुछ, क्या हो सकेगा जिस तरह से हम चाहते हैं मामलात कंसेंसस से हल? देखिए, इम्कानात मुझे कम नज़र आते हैं, इसलिए कि दूरियां बहुत हैं। अभी आप देखेंगे एक तरफ एहतजाज हो रहा है, आज सिंध की काबीना ने एक नया डिस्ट्रिक्ट कराची में बनाने का फैसला कर लिया, उस पर जाहिर है कराची की जो दीगर जमातें हैं उनका एहतजाज आया। तो इससे और जाहिर है अभी बल्दियाती ये मौजूदा बल्दियाती इदारे ख़त्म हो रहे हैं 29 अगस्त को। इलेक्शन से पहले एक नए ज़िले का बनाना जो है, और उसको ज़ाहिर एक ख़ास एंगल से देखा जा रहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को बाइफरकेट कर रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जहाँ जिसको बाइफरकेट कर रहे हैं उसकी अगर आप देखें कि पिछले बल्दियाती इलेक्शंस में उसके रिजल्ट्स क्या थे और क्यों किया गया, तो इंटेंशन जो है वो अच्छी नहीं लग रही। और ये सिंध के लिए मजमूई तौर पे बहुत अच्छा मैसेज हम नहीं दे रहे हैं कि एक तरफ सिंध जो है वो वफाक की मुदाखलत पे एहतजाज कर रहा है, लेकिन सिंध लोकल बॉडीज़ के लेवल पर उनका जो रवैया है वो मुतसाबाना लग रहा है। वो जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक ख़ास एंगल से कराची को जो है वो मज़ीद डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक मैसेज सिंध गवर्नमेंट को इसको समझना चाहिए कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिंध में कराची में पीपल्स पार्टी पहले भी जीतती रही है, उनके डिप्टी मेयर्स इलेक्ट होते रहे हैं, लेकिन इस एंगल से अगर कराची में डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि इससे चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं बल्कि बदतरी की तरफ जाएंगी। अब आप सिंध गवर्नमेंट और वफाकी और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान जिन पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हुआ है उनमें नालों की सफाई, सड़क बनाना, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इन चीज़ों पे है। अब इसमें रेलवे को अगर सर्कुलर रेलवे को आप हटा दें तो बाकी काम तो बल्दियाती इदारों का है। तो इसमें बल्दियाती इसमें लोकल गवर्नमेंट के कोई नुमाइंदगी क्यों नहीं है? इसमें कोई आगे चल फर्ज करें ये लोकल बॉडीज ख़त्म हो रही हैं तो एक दो मेयर को इसका हिस्सा बना लेते इस चीज़ को। तो इसमें इसलिए जो अगर सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत जो भी काम करेगी ये काम तो असल में लोकल बॉडीज का है। तो बैठी हुई थी ना, इसलिए ये कमेटी अगर लोकल बॉडीज को एम्पावर करने की तरफ जाएंगे। नहीं, एमक्यूएम नहीं, पार्टी वैसे तो अमीनुल हक उसका हिस्सा है, लेकिन अमीनुल हक लोकल बॉडीज नहीं है। आपने सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की बात की ना, तो लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं इसका हिस्सा है? ये सारे इश्यूज तो लोकल गवर्नमेंट के हैं, रेलवे सर्कुलर रेलवे। इसलिए मुझे नीयत अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये लोकल बॉडीज इलेक्शन को सामने रख के बनाए गए हैं। इत्तलात ये हैं कि जो डीएमसीज जो है वो मुख्तलिफ उसमें जो है उसमें जो चीज़ें हो रही हैं वो भी डिस्टर्बिंग है। तो मुझे चीज़ें कोई अब एडमिनिस्ट्रेटर जब अपॉइंट होंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर्स आ रहे हैं। तो एक आदमी कराची में अगर थोड़ा सा भी आप रिलीफ दें तो कराची वालों के लिए बड़ा रिलीफ होता है, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसके इम्कानात नहीं लग रहे कि कोई मैसिव तरीके से काम होगा। एकदम हम देखेंगे कि बड़ी सड़कें जो है बननी शुरू हो गई हैं,
सर्विस रोड ख़त्म होनी शुरू हो गई है, इन चीज़ों को तो ये जो बॉटलनेक्स थे मुख्तलिफ मंसूबों में वो हल होने शुरू हो गए। ठीक है जी। अब इरशाद भट्टी साहब, देखिए मैडम शेख, कश्मीर सी पैक, कोरोना, टिड्डी दल पे हम मुत्तफिक नहीं हुए और ये है हमारी सियासत, पोलराइज सियासत और पॉइंट स्कोरिंग, क्रेडिट लेने का चक्कर, और इस वक्त और फिर ऊपर से इस वक्त 7वां ज़िला बना देना, यानी इस वक्त 7वां ज़िला बना देना जब आपने और किसी स्टेक होल्डर को आपने एतमाद में नहीं लिया। मैं सवाल है मेरे कुछ कि एक कराची एक ज़िला था, आज 7 ज़िले हो गए, क्या मसाइब कम हुए हैं या बढ़े हैं? ये ज़िले पे ज़िला सिर्फ अपने सेफ हेवन्स के लिए है, वोट के लिए है, या लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के लिए? जब एक ज़िला था कराची को देख लें, आज 7 ज़िले हैं, देख लें, बिलाशुबा आबादी बढ़ी, ज़रूरियात बढ़ी, मगर फंड्स और पैसा भी तो बढ़ा, बदनीति करप्शन भी तो बढ़ी, कब्ज़े भी तो बढ़े, उज़ैर बलोच निसार मुराई भी तो आए, भत्ते कत्ल व गारत भी तो हुई, मनसूबा बंदी और खलूस नीयत कहाँ गई अर्बन प्लानिंग जो आपने करनी थी? अच्छा ये अगर ये वो हो जाती तो यही हालत होती। फिर क्या कराची के मसाइल क्या हैं? 7 ज़िले आपने बना दिए, क्या पानी का मसला, साफ पानी मिल जाएगा? क्या सीवरेज सिस्टम ठीक हो जाएगा? क्या टूटी गलियां सड़कें ठीक हो जाएंगी? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची को मिल जाएगी? क्या गैर कानूनी इमारतें ख़त्म हो जाएंगी? क्या तजावज़ात ख़त्म हो जाएंगी? क्या लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी? क्या छालिया, ईरानी तेल और गुटके के कारोबार जो हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? कि जिन अफसरों के पास जो जिनके मजमून छपे थे कि एक फलां रेड़ी फरोश का बेटा CSP बन गया, आज उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं और वो सालाना माहाना 1-1 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, क्या उनके पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे? कराची और फिर कराची के महकमों में कराची का कम से कम लोग हैं, सिंध के लोग हैं। अच्छा, फिर सवाल ये है कि कराची, आज बिलावल साहब ने फिर तकसीम की बात की। ओ भाई, कौन सिंध तकसीम कर रहा है? कोई सिंध तकसीम नहीं कर रहा। सिंध के खिलाफ उस दिन साजिशें खत्म हो जाएंगी जिस दिन आपने साजिशें खत्म कर दी, आपकी करप्शन खत्म हो गई, आपने रोटी कपड़ा और मकान दे दिया। क्या में पाकिस्तान के वक्त कराची का स्टेटस क्या था? क्या सिंध का हिस्सा था या वफाक का? 1955 में कराची का स्टेटस क्या था जब सिंध समेत तमाम सूबे 1 यूनिट एज ए वेस्ट पाकिस्तान में मर्ज हुए? क्या तब कराची सिंध का हिस्सा था? 1959-60 में जब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद रावलपिंडी में आया तो सिंध कराची किसका हिस्सा था, 1 यूनिट का या सिंध का? 1969 में कराची का स्टेटस क्या था जब वेस्ट पाकिस्तान सिंध, पंजाब, NWFP और बलूचिस्तान में बदला? ये भी छोड़ दें, आपका सिंध है। क्या सूबे नहीं बनने चाहिए और क्या इलादा नहीं होना चाहिए? क्या तकसीम करो जालिमों, इनको इनके मसाइल हल करो। सिंध तकसीम की बात करें तो 1973 के आइन में भुट्टो साहब ने सिंध तकसीम किया था, अर्बन और रूरल कोटा बना के, किसी और सूबे में नहीं किया, सिंध में किया। क्यों? क्योंकि जो रूरल वाले लोग हैं वो पसमानदा हैं, वो आगे आ जाएं। आज लिया नहीं था हमारा पसमानदा, साउथ पंजाब नहीं था, इधर क्यों नहीं किया? बलोचिस्तान में क्यों नहीं किया? देखिए, और फिर जितने झूठे कराची के, मजर साहब अक्सर बात करते हैं, झूठे डोमिसाइल बनाकर जो कराची की सारी नौकरियों पर काबिज हो गए हैं, वो क्या आज तो कराची का मैंडेट PTI और MQM के पास है? आज कराची का मैंडेट, एक खूबसूरत बात देखिए, कराची का मैंडेट MQM और पीपल्स पार्टी के पास है, PTI के पास है, और हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। अब किसने मसाइल हल करने हैं? लेकिन मैं फिर भी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता होंगे, लेकिन मैं फिर भी आज कराची के खुद वो जो तरस गए हैं लोग, मर गए हैं लोग, कूड़ा करकट हो गए हैं लोग, उनके लिए गुड फेथ में इन सारों के आगे हाथ जोड़ के कहता हूं कि अल्लाह करे कर दे, और मैं हाँ का ऑप्शन लूंगा, सिर्फ गुड फेथ में, बाकी कुछ भी मुझे नहीं लगता। ये वक्ती तौर पर होगा, लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं होने। ठीक है जी। मजहर अब्बास, आपको लगता है नहीं जी इस राब्ता कमेटी से भी कुछ नहीं होगा? भट्टी साहब है कि होना कुछ नहीं है, लेकिन वो उम्मीद ये करते हैं कि कुछ अच्छा हो और जो राब्तों का फुकदान था वो अब इससे कायम हो सके। नियाजी साहब, महमल और रीमा क्या समझती हैं? एक ब्रेक के बाद जाएंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। सूबा सिंध खुसूसन कराची की आवाम के लिए क्या कुछ बेहतरी हो पाएगी इस राब्ता कमेटी के बनने के बाद, ये जान रहे अपने एनालिस्ट से। तो महमल, आपको क्या लगता है, क्या जो राब्तों का फुकदान था या हमेशा से गिला रहता था कि विफाक और सूबे के दरमियान में मामलात को हल करने के लिए, बॉटलनेक्स को हल करने के लिए जो कम्युनिकेशन नहीं थी, अब वो गैप इससे फिल हो पाएगा? देखिए अलीना, पता क्या बात है, मैं चाहूंगी तो मेरी कोशिश तो होगी कि काश के ये सब मसाइल हल कर सके ये एक कमेटी। लेकिन अब मसला क्या है, देखिए मसला ये, कराची एक मेगा सिटी है, बहुत बड़ा शहर है, उसकी जितनी पॉपुलेशन है उतनी आबादी के तो मुल्क होते हैं दुनिया के अंदर। जब तक कराची के अंदर, ये मजहर साहब ने भी पॉइंट आउट किया, ये भट्टी साहब ने भी पॉइंट आउट किया, जब तक कराची के अंदर एक इफेक्टिव लोकल बॉडी गवर्नमेंट नहीं होगी, जब तक लोकल गवर्नमेंट के बगैर ये चल ही नहीं सकता, ये मसाइल हल ही नहीं हो सकते। ये नाम नेहाद लोकल गवर्नमेंट या एक वीक लोकल गवर्नमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स वाली लोकल गवर्नमेंट नहीं हमें चाहिए। वहां पर चाहिए एक प्रॉपर पावरफुल एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, और वो जब तक नहीं होगा तो कराची के मसाइल मेरे ख्याल में हल नहीं हो सकते। और ये खाली कराची की बात नहीं है, सब सूबों के अंदर, सब शहरों के अंदर जो है ये लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं ये बहुत जरूरी है, एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए भी बहुत जरूरी होती है, जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए भी बहुत जरूरी होती है, और वो शहर चलाने के लिए भी बहुत जरूरी होती हैं। तो मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर सारी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको सोचना चाहिए और उनको एम्पावर करना चाहिए प्रॉपरली, और खास तौर पे कराची के अंदर जिसके मसाइल इतने कॉम्प्लेक्स हैं, इतने बड़े, और वो शहर इतना बड़ा है, लोकल गवर्नमेंट के बगैर वो बिल्कुल नहीं हल हो सकते। ठीक है, नाजी साहब। मेरे ख्याल में यहाँ पे फिर बात जो है ना वो पेज का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि कराची में भी MQM, PTI और पीपल्स पार्टी तीनों एक ही पेज पे आ गए हैं, और पेज के अंदर ये ताकत तो है कि वो कुछ न कुछ काम करवा लेंगे। लेकिन अगर आप ये समझें कि डिज़ायर्ड रिजल्ट लिखेंगे और कराची की बेंस, तकालीफ, मुश्किलात कम होंगी, तो वो शायद कम ना हो सकें। ये उसकी कई वजूहत हैं। एक सियासी वजह तो यह है कि पीपल्स पार्टी की पहले भी इसी तरह एक दफ़ा जिक्र हो चुका था, बल्कि किसी न किसी हवाले से, कि देखें सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी की कराची के अंदर स्टेक्स बहुत कम है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि लाहौर के अंदर मुस्लिम नून इसको नज़रअंदाज करके देख ले, उधर उठा के बैर फेंक देंगे, क्योंकि जो उनका जो न्यूक्लियस पावर हब है वो लाहौर है। चुनाचे मुस्लिम नून हर सूरत में चाहती है कि लाहौर में मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसकी हो, और फिर उसका जो जिसको कहना है जो ओवरफ्लो है वो बाकी जगहों पे पहुंच जाता है। कराची के अंदर पीपल्स पार्टी को स्पेस जो है भुट्टो साहब के वक्त से लेके आज तक उस तरह नहीं मिली, बल्कि कभी भी नहीं मिली, सिवाय इसके कि उसके पेरिफेरी में जो कि जो कराची के असल एरिया नहीं है, जो सेटलर्स हैं, जो बैर से मतलब जो सेटलर तो नहीं करें, जो बलोची या इस तरह के ट्राइब्स हैं जो पुराने रहने वाले। अब आ जाएं जी कि असद उमर साहब ने जो फरमाया, मुझे एक ही बात है कि असद उमर साहब फरमा रहे हैं कि जी मसाइल हल होंगे। मेरा ख्याल है कि अगेन शिबली फराज साहब के तरह मिस्र पे उनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि पेज ने 12 रिजेक्शन लिया है, और पेज के अंदर जब ये सारे एक पेज पे आ गए हैं, और ये ज़रा मुश्किल काम था, और अगर आप उसमें पेज ने जितना मौसर काम किया उसी का रिजल्ट निकलेगा। बाकी ये असद उमर साहब जो कह रहे थे कल परसों के ये बुरी खबर है कि कप्तान क्रीज पर सेट हो गया है, तो मुझे सर एक ही अर्ज करनी है कि मेरा ख्याल है कि कप्तान जो है अगर उसने 2 साल या 2 दिन क्रीज पे सेट होने में लगा दिए टुक टुक करके, अगर तीसरे साल 2 या 4 रन बना के आउट हो गया, तो इसका टीम को फायदा नहीं होगा। टीम का डिजास्टर करके वो जा रहा है कि 2 साल सेट होने पर लगा दिए, और ये वो अच्छी बुरी खबर बता रहे हैं अपोजिशन के लिए। उन्हें ये बुरी खबर आप लोगों के लिए है कि उसको 2 साल से क्रीज पे खड़ा किया हुआ है। 2 साल मीन टेस्ट की लैंग्वेज में 2 दिन खड़ा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि सेट होने में लगा दिया आपने टुक टुक करके। आपने वो काम नहीं किया, आपने 0 रन किया है उसके ऊपर। आपको रन करते हुए बता दें कि हाँ हमने क्रीज पे खड़े हैं और हमने रोजाना लंच बिफोर सेंचुरी कर रहे हैं, जैसे कि कप्तान के कजन माजिद खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी। तो उसी तरह हर इनिंग्स में एक सेंचुरी करते कहते अब बताओ कि 2 दिन क्रीज पे खड़े, सेट भी हो गया है और 500 रन भी कर चुका है। तो इसलिए खुदा के वास्ते कौम की आंखों में धूल ना झुके। बाकी कराची के लिए मैं हमेशा तकलीफ में रहता हूँ, कराची का मसला बड़ा गुंजलक है, हल नहीं होगा। वैसे हमारे पास वसाइल भी नहीं है किसी बड़े शहर को, और वो इस तरह बुरान में उसको हल करने में। और अब अगर कुछ चाहेंगे भी सही, तो अंदर मुनाफकत चूंकि कूट के भरी है सारी तीनों पार्टीज के अंदर,
और वो सियासी जमातों में जो होती है उनका थोड़ा इम्तियाज होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कराची की तकालीफ बंद हो सकती हैं। थोड़ी सी मुशर्रफ के टाइम में एक आखिरी फिक्र यह उम्मीद थी, क्योंकि उसने वसाइल भी दिए थे और वहाँ पे चाहे नेमतुल्लाह खान की थी तो भी एक शानदार काम हुआ। MKM ने चूँकि हराम के अंदर बहुत तवज्जो दी और गंदे कामों में ज़्यादा मुलवस रहे, तो वो पैसा उस तरीके से इफेक्टिव इस्तेमाल हो नहीं सका। हालांकि मुस्तफा कमाल साहब भी कोई कम नहीं थे। तो बहरहाल अब अल्लाह दुआ करें कराची के लिए हम सब। और यकीन जानिए, जब ठीक है हम लोग अपने राय का इजहार तो कर रहे हैं और नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं कि मसाइल नहीं हल हो सकते, लेकिन कराची के रहने वालों को किस तरह से सुनने में मुश्किल होती है। आई कैन फील दैट नाउ। रीमा उमर साहिबा, आपको क्या लगता है? अलीना, मेरा ख्याल है नहीं तो मैं का जवाब नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि कराची के जो मसाइल हैं वो इस कमेटी से हल हो सकेंगे। शायद शॉर्ट टर्म कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन कराची के जो मसाइल हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म हैं। उनके लिए कुछ फंडामेंटल चेंजेस की ज़रूरत है, जिसमें मेरा ख्याल है कराची के लिए ज़्यादा ऑटोनमी और ज़्यादा रिसोर्सेज एक बेयर मिनिमम होंगे। वो बहुत सी मुख्तलिफ शक्लें ले सकते हैं, लेकिन उसके बगैर मेरा नहीं ख्याल फंडामेंटल चेंजेस आ सकते हैं। दूसरी बात मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी। कराची के कितने हिस्से हैं जो सिंध गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, कितने हिस्से हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, कितने हिस्से हैं जो और इदारे हैं उनके कंट्रोल में हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं हम अक्सर सिविलियन हुकूमतों की ही सिर्फ करते हैं। मेरा ख्याल है ये भी देखना चाहिए कि और कौन कौन इन्वॉल्व है और कौन स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, जिनके मसाइल के अंदर भी उतना ही शायद उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये जो जब तक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल इस तरह की जो कमिटीज़ हैं वो मसाइल जो है वो हल कर सकेंगी। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, मेरे ख्याल है उन्होंने भी इसका फ्रस्ट्रेशन इजहार किया था कि कितना हिस्सा है कराची का जो एक्चुअली सिंध गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है या सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। तो ये मेरा ख्याल है एक बुनियादी सवाल है। इसको पहले ट्रांसपेरेंट तरह से इस पे जब बात हो फिर आगे जाया जा सकता है। ठीक है, तो आपका भी ऑप्शन नहीं का है। मज़हर अब्बास साहब, हम जब ये बात करते हैं तो एक दफ़ा पहले भी जब हमने कराची के मसाइल पे बात की तो आपने दो हल तजवीज़ किए थे और आपने कहा था एक तो सेंसस होना बड़ा ज़रूरी है, प्रॉपर सेंसस, और एक कंसेंसस। तो एक कंसेंसस की शक्ल ही हमें इस कमेटी की सूरत में नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी आपने इसके ऊपर इजहार किया है कि नहीं आप इससे मुतमईन नहीं है। तो फिर व्हाट विल इट टेक? नहीं, आप देखिए उस कमेटी में बुनियादी चीजें नहीं सामने ला रही है ना। अब वो उन्होंने कह दिया कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डोमेन है, सेंसस तो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है। मसला ये है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची की आबादी 3.5 करोड़ कह रहे हैं वाला इशू उसके ऊपर बात। हाँ नहीं, मैं एक मिनट में, जैसे अभी रीमा कह रही थी ना, मैं उनको बता 34% के लिए सारी कमेटी बनेगी। अब 34% यानी मेयर के अंडर 34% कराची आता है, बाकी 4 या 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, DHA है, KPT है, रेलवे की ज़मीनें हैं। एक सड़क आप कराची एयरपोर्ट से उतरकर जब इस तरफ शहर की तरफ आ रहे होते हैं तो आप KMC के अंडर होते हैं, जब वापस जा रहे होते हैं तो आप DHA के अंडर होते हैं। ये मजाक है? यानी एक शहर की एक सड़क किसी एक सिविक एजेंसी के पास है, दूसरी सड़क किसी और एजेंसी के पास है। आप मुझे बताएं, सदर कैंटोनमेंट एरिया, अब सदर का अंग्रेजों के जमाने में होगा वो कैंटोनमेंट एरिया, आज कैसे हो सकता है वो? तो ये सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से शहर को तकसीम रखा जाता है। अब सिंध गवर्नमेंट बजाय इसके कि इस केस को उठाए, वो मजीद शहर को डिवाइड कर रहे हैं, वो मजीद शहर को डिस्ट्रिक्ट्स में तब्दील कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। इससे कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, इससे शहर में और कंफ्यूजन फैलेगा। इसीलिए अब आप फर्ज करें, उन्होंने कहा सड़कें हमें फैलानी है, तो सड़कें आप कैसे फैलाएंगे जब तक आप DHA और कैंटोनमेंट की इजाजत नहीं देंगे कुछ सड़कों के बारे में। अब पूरे DHA का ड्रेन सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता जी। यानी आपने पूरा DHA पॉश एरिया, कराची का सबसे पॉश एरिया, वहां ड्रेन सिस्टम नहीं है, आपने DHA बना दिया पूरा उसमें। जब तक आप इस तरीके से होंगे तो कराची के मसाइल कभी भी हल नहीं हो पाएंगे।
और इसीलिए जब हम वो चीज़ कहते हैं कि जी ओनरशिप ही नहीं कोई, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इतनी तकसीम दर तकसीम हुई हुई है, जैसे कि मज़हर अब्बास साहब अभी कह रहे थे कि समझ ही नहीं आती कि क्या कहाँ से शुरू करें। एनीवेज हम जी इसी उम्मीद के साथ कि शायद अगर राब्ते आगे बढ़ रहे हैं या हो रहे हैं तो मसाइल का हल निकले और आवाम के लिए बेहतर ही हो। कल आपसे नए सवालात के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।